औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। देखने वाले सुनने वालों सबसे ये दरख्वास्त है कि हमें ये दुआ अल्लाह पाक से करना ही चाहिए कि हम हक सच का साथ दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है जैन शाहद वर्सेस द स्टेट एंड एन अदर। क्रिमिनल पिटीशन नंबर 29 के बटा 2022 है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। इसको जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, इन तीन जस्टिस साहबान ने इस केस को सुना और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने इस केस का फैसला किया। नाज़रीन कराम, इसमें एक शख्स का ट्रायल हुआ। सेक्शन 11F1, 11H1 और 2 एंटी टेररिस्ट 1997 के तहत, और उसको सजा हुई। उस सजा के खिलाफ वो ट्रायल कोर्ट की सजा के बाद वो हाई कोर्ट गया, वहां पर भी उसकी सजा बरकरार रखी गई। अब उसने पिटीशन दायर की, अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का होता है कि पहले लीव टू अपील मांगी जाती है कि जनाब हमारा केस सुनने की इजाज़त दी जाए। तो अदालत फिर देखती है कि अगर उसका केस बनता होता है तो वहीं अपील को, लीव टू अपील को पिटीशन में कन्वर्ट करके उसको अपील को फ़र्ग कर देती है, उसका फैसला कर देती है। यहां पर जो हम आज की इस जजमेंट में इशू डिस्कस करने जा रहे हैं, वो अगर हम उसका जायजा लें इस केस का, तो ये केस ऐसा है कि जैन शाहिद जो था वो नाज़माबाद नंबर 3 कराची का रिहायशी था और मुबैना तौर पर यह इल्ज़ाम उसके ऊपर है कि उसका एक तंजीम दैश से ताल्लुक़ था। वो दैश का ना सिर्फ मेंबर था बल्कि वो उस दैश नामी तंजीम के लिए चंदा भी इकट्ठा करता था और चंदे को बाद में फिर फंड्स को बाद में फिर टेररिस्ट एक्टिविटी में यूज़ किया जाता था। ये इल्ज़ाम था उसके ऊपर से, यानी कि टेररिस्ट को वो फाइनेंशियल एड दे रहा था। इसके खिलाफ एक FIR रजिस्टर्ड हुई पुलिस स्टेशन में, CTD कराची में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची में 26/3/2020 को। सेक्शन F1 और 3 और 11H11N ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट 1997, यानी 88/1997 जो कानून है उसके तहत मोहम्मद सरफराज नाम के इंस्पेक्टर को इस केस में तफ्तीशी मुकर्रर किया गया, IO मुकर्रर किया। प्रोसिक्यूशन का ये केस था कि 18/6/2020 को जब IO जो था वो पेट्रोलिंग में था, पेट्रोलिंग कर रहा था, गश्त कर रहा था, उसे मुखबर ने इतला दी कि ये जो पिटिशनर है, मुल्ज़म है, जिसका FIR में जिसको मुल्ज़म नामजद किया गया है, ये अपने साथियों के साथ अपनी तंजीम दैश के लिए फंड इकट्ठा कर रहा है, चंदा ले रहा है लोगों से। और ये पता चला कि वो इस वक्त अन्नू भाई पार्क नाज़माबाद नंबर 6 कराची में मौजूद है। नतीजातन जनाब
आईओ साहब जो हैं, तफ्तीशी अफसर साहब जो हैं, उन्होंने पटिशनर को, जैन शाहिद को अरेस्ट कर लिया, जबकि उसका जो साथी था वो फरार होने में कामयाब हो गया। ये स्टोरी है जी। It is alleged that the petitioner was holding one funding book in his hand on which Dash Pakistan fundraising was mentioned and having an amount of rupees 1500 which were recovered from his possession. ये उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसके पास एक रसीद बुक थी जिसमें डैश पाकिस्तान लिखा हुआ था और उससे 1500 रुपये भी रिकवर हुए जो उसने फंड के तौर पर लोगों से लिए थे। रिकवरी मेमो में लिखा हुआ था कि यही है। इन्वेस्टिगेशन जब मुकम्मल हुई तो पुलिस ने रिपोर्ट दी एविडेंस के साथ ट्रायल कोर्ट में, जिसकी वजह से चार्ज फ्रेम किया गया, फर्द जुर्म मुल्ज़म पे लगाए गए। मुल्ज़म का जब ट्रायल हुआ, चार्ज फ्रेम होने के बाद ट्रायल हो गया, तो ट्रायल कोर्ट ने मुल्ज़म को सेक्शन 11F1 और 11H1 और 2 80A ऑफ 1997 के तहत 10 साल की सज़ा और 6 माह की, नहीं 10 साल 6 माह की सज़ा दे दी। पटिशनर ने हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की सज़ा की माफ़ी के खिलाफ, वो मुस्तरद कर दी गई। फिर वो अब सुप्रीम कोर्ट में आ गया। अदालत का ये कहना था कि हमने आर्गूमेंट सुने हैं, रिकॉर्ड देखा है कि क्रिमिनल जो केस है वो उस वक्त शुरू हो जाता है जब FIR दर्ज हो जाती है और पुलिस ऑफिसर को IO मुकर्रर कर दिया जाता है, इन्वेस्टिगेशन मुकर्रर कर दिया जाता है कि वो फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करे कि इस कहाँ कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, और अगर तो कोई सज़ा, कोई ऐसा उसके ख़िलाफ़ मटेरियल नहीं मिलता, सफिशेंट एविडेंस नहीं मिलते, शवाहद नहीं मिलते, तो फिर उसको that there is no sufficient evidence or reasonable grounds of suspicion to justify the forwarding of a person in custody to a magistrate, the IO by exercising power under section 169 of Code of Criminal Procedure Code release him on his executing a bond with or without shortage। अगर पता चलता है जी कोई सफिशेंट एविडेंस नहीं मिला, इसके खिलाफ कुछ शवाहद नहीं मिले एमएनएस, तो उसे वो खुद ही रिलीज़ कर सकता है, IO रिहा कर सकता है। If the IO find that there is a sufficient evidence or reasonable grounds or suspicions in support of the allegation, he shall forward a police report under section 173 of the CRPC known as चालान। तो अगर समझता है कि इसका खिलाफ कोई मटेरियल है, इसने कोई जो है वो किया है, जुर्म किया है, तो वो उसके खिलाफ जो है वो एक रिपोर्ट तैयार करता है 173 CRPC के तहत, जिसे चालान भी कहा जाता है। वो अदालत में जमा करवाया जाता है मुकर्ररा मुद्दत में, along with the person under custody to magistrate power to take cognizance of the offence। ट्रायल कोर्ट, मजिस्ट्रेट उसका कॉग्नाइजेंस लेता है और ट्रायल कोर्ट फिर उसकी प्रोसीडिंग शुरू कर देती है। ये उसे चैप्टर 22A CRPC और सेक्शन 265D इसी चैप्टर के तहत, CRPC के तहत वो प्रोसीडिंग शुरू करता है। उसके मुताबिक इफ़ आफ्टर परस्यूइंग द पुलिस रिपोर्ट और एज द केस मे बी द complaint and all other documents and statements filed by the prosecution, the court is of opinion that there is a ground for proceeding with the trial of the accused, it shall frame in writing a charge against the accused। अदालत अगर समझती है कि ये केस बनता है मुल्ज़म के खिलाफ, तो फिर वो फर्द जुर्म आयद करती है मुल्ज़म के खिलाफ। और ये जो है अदालत, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है ना, ये केस की बुनियाद होती है, ट्रायल की बुनियाद है, जो उसका ट्रायल होने लगा है उसकी बुनियाद है। with the purpose and object to enable accused to know the exact nature of allegation and the offence
with which he is charged so that he is given reasonable opportunity to prepare his case and defend। फर्द जुर्म इसलिए आयद की जाती है कि मजिस्ट्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसने वाक़ई किया है और इन्वेस्टिगेशन भी उसके ख़िलाफ़ आई है, तो फिर उसे फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। इसके लिए फिर उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाती है। फ़र्द जुर्म आयद करने के बाद फिर कि एविडेंस होती है, शहादतें होती हैं। सेक्शन 221 CRPC जो है ये प्रोवाइड करता है, एलोबरेट करता है प्रोसीजर को कि फ़र्द जुर्म लगाई जाती है कैसे। इट रिक्वायर्स डेट ऑल मटीरियल पर्टिकुलर एज टू टाइम प्लेस एज वेल एज स्पेसिफिक नेम ऑफ, यानी कि आपने बताना है फ़र्द जुर्म जब लगाई जाती है, इसमें जुर्म कब हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से टाइम पे हुआ, वो सारा इसके अंदर मेंशन होता है। और जो रेलिवेंट लॉ है उसका जिक्र भी होता है, और जो उसने जुर्म किया उसका भी जिक्र होता है। Where any a particular section of law with which a person is intended to be charged contains several parts, the relevant part of that section which depicts from the police report and the material available on record should be mentioned there। अगर तो किसी भी कई कानून के कई शिकें उसके ऊपर लगनी है कानून की, तो फिर वो सारा कुछ रिपोर्ट में उसका दर्ज किया जाता है। ट्रायल जज टू टेक ऑल नेसेसरी एंड पॉसिबल स्टेप टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ लॉ विद रिगार्ड टू फ्रेमिंग अ प्रॉपर एंड अनएम्बिगुअस चार्ज। जो ट्रायल जज है वो उसके अंदर जितनी भी शफाफियत ला सकता है लाए, ताकि उसका ट्रायल बेहतर हो। इससे वो इस काबिल होता है जज, मजिस्ट्रेट या ट्रायल बाजू का तो बड़ी अदालतों में भी होता है, जैसे इसमें ये टेररिस्ट कोर्ट में ट्रायल हो रहा था, तो अदालत इस नतीजे पर पहुंच सकती है कि इसके पे एलिगेशन दुरुस्त है या गलत है। विद विच द अक्यूज इज आर नॉट मेंशन इन द चार्ज और इट इज़ फ्रेम टू एन, ये है जनाब कि वो फिर क्या वो डिफेक्टिव है या दुरुस्त है चार्ज उसका। पिटिशनर को चार्ज किया गया, उसके ऊपर 11H 11N और 11F 1 और 2 ATA 1997 लगाई गई। उसमें से सेक्शन 11H और ATA 1997 जो था उसकी यहाँ पर ब्रीफ फैसले में जो है ना वो तफसील दी गई है। अब ये जो invites another to provide money or order property, उसे पैसे हासिल करना, प्रॉपर्टी लेना, इंटेंड दैट इट शुड बी यूज और हैज़ रीजनेबल काज टू सस्पेक्ट दैट इट मे बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ टेररिज्म, कि जो रकम उस ये इकट्ठी कर रहा था वो टेररिज्म के लिए होनी थी इस्तेमाल। अगर इसका सेक्शन 2 ये कह रहा है, उसमें सारी तफसील लिखी हुई है, ये बेयर एक्ट है। तो नाज़रीन इकराम, इसमें उन्होंने कहा जी पर्सन जो जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है क्या वो वाकई ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था, ये कानून ने देखना है। दूसरा ये है इफ़ अ पर्सन हैज़ रीजनेबल काज टू सस्पेक्ट दैट द मनी और अदर प्रॉपर्टी मे बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ टेररिज्म, ये भी साबित होना चाहिए कि वो जो पैसे इकट्ठे कर रहा था उस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही थी। द फर्स्ट पार्ट रिलेट्स टू द विलिंगनेस, पहला पार्ट जो है ना उसमें विलिंगनेस है कि क्या वो वाकई ऐसा करना चाह रहा था, पैसे जो इकट्ठे कर रहे थे वो टेररिज्म में इस्तेमाल होने थे या वो दाइश की तरफ से कर रहा था। असल चीज़ ये बयान किया था। एज फार एज रीजनेबल काज टू सस्पेक्ट यूज्ड इन सेकेंड पार्ट ऑफ द क्लास B of every subsection is concerned, it means that the accused has a sensible suspicion based upon his observation of evidence, professional training, if any, or experience that the money or other property he receives or provides may be used for the purpose of terrorism। तो उसमें फिर देखना था कि जनाब ये वाकई इसने ये जो किया है, जो इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये दुरुस्त है या नहीं है। Beside in the FIR, in the police report, the documents attached there with and the evidence available on the record, there is nothing to establish that the petitioner was busy in collecting the money। उनका जनाब रिकॉर्ड में ऐसी कोई बात नहीं है, जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है उसमें ऐसी कोई बात नहीं जिस पे
फाइल में ये चीज़ आई हो कि वो साबित कर सके कि जनाब वो फंड इकट्ठा कर रहा था, और ना ही ये साबित कर सके उसकी ये इंटेंशन, उसकी ये सोच के ये पैसे उसने टेररिस्ट एक्टिविटी में इस्तेमाल करने थे। It is alleged that the petitioner was arrested having a donation book on which Daesh was printed and leaves of it contained his signature along with an amount of 1500। उसके ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसको चंदा इकट्ठा करते हुए दैश की जो फंड बुक थी उसके साथ उसको पकड़ा गया और 1500 रुपये भी उससे रिक्वायर हुआ। Admittedly, the petitioner did not sign any leaf of the book in presence of the witness। मगर ना गवाहों के सामने उसने कोई साइन नहीं किए किसी भी परत पर, किसी भी सफ़े पर जो चंदा बुक थी, फंड बुक थी। ताहम नो लीफ ऑफ इट्स हैविंग द alleged सिग्नेचर ऑफ द पिटिशनर वाज सेंट टू द फोरेंसिक लेबोरेटरी फॉर ऑब्टेनिंग एक्सपर्ट। अब अगर ये उन्होंने साबित करना था कि वाकई इसी के हैं, जैन के हैं, तो फिर उसका फोरेंसिक करवाते। फोरेंसिक भी नहीं करवाया गया। तो ये जो फैसला दिया गया है, अंडर सच सर्कमस्टेंसेस रिलाइंग अपॉन सच अ वीक एविडेंस विल रिजल्ट इनटू इनजस्टिस। उसके खिलाफ जो एविडेंस हैं, शहादतें हैं, वो कमज़ोर हैं, ये नाइंसाफ़ी है उसके साथ। द केस अगेंस्ट द पिटिशनर वाज इनिशिएटेड अपॉन एनी एस्पायर फॉर्मेशन। ये एक मुखबर की इतला पर यह केस शुरू किया गया। तो बट सच इंफॉर्मेशन वाज नॉट रिड्यूस्ड इन राइटिंग। जो इन्फॉर्मेशन मिली उसको कागज़ पर तहरीर नहीं किया गया कि ये हमें मिली थी। अगर वैसा करते तो पता चलता कि क्या सूरत। द मैनर इन विच द पिटिशनर इज इन्वॉल्व इन द केस इज नॉट फ्री फ्रॉम डाउट। शक का फ़ायदा दे दिया गया। उनका जनाब जिस तरीके से इसको इन्वॉल्व किया गया है ये शक से बालातर नहीं है इसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है। वी हैव नोटिस इन नंबर ऑफ केसेस दैट पुलिस अरेस्ट और हरास इनोसेंट पर्सन फॉर यूटिलिटेरियन मोटिव्स। हमें हमने नोटिस है, हमारे सामने ये बात है कि पुलिस एवं लोगों को पकड़ लेती है। तो उन्होंने कहा जनाब ये केस नहीं बनता, नॉट सस्टेनेबल इन द आइज ऑफ लॉ। इसलिए अदालत ने शॉर्ट ऑर्डर एक ऑर्डर दिया, उसमें कहा कि जो भी इसको सज़ा दी गई है उसे सस्पेंड किया जाता है, मुल्ज़म को रिहा कर दिया गया, एक्विट कर दिया गया, बरी कर दिया गया। रिहाई होती है, ज़मानत पे भी हो सकती है, लेकिन बरी होना यानी कि उसके ऊपर जो इल्ज़ाम था वो वापस ले लिया गया। तो नाज़रीन इकराम, हमने इस अहम जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की में देखा कि केस शुरू हुआ FIR से, फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद चलान सबमिट हुआ क्रिमिनल कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, वहाँ पर फर्द जुर्म लगाई गई, एविडेंस हुआ, आर्गूमेंट्स हुए, फैसला हुआ, फिर ये केस हाई कोर्ट में आ गया। हाई कोर्ट ने भी वही फैसला बरकरार रखा जो ट्रायल कोर्ट ने किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों निचले फैसले जो थे उनको नल एंड वाइड करार दे दिया। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।